यह कहानी एक ऐसे बुजुर्ग जोड़े की है जिसे दो घरों में से एक को चुनना था। विजय ने बीमार पत्नी के साथ क्या चुना और क्यों? आप सुन रहे हैं किस्सा कहानी और मैं हूं अरुण सिंह। तो आइए सुनते हैं बेजी जैसन की कहानी यात्रा। एम्बुलेंस उस गांव के संकरे रास्ते से होकर गुजर रही थी। ड्राइवर ने लाल बत्ती जला रखी थी। बीच बीच में सायरन रास्ता खोजने लगता। ड्राइवर की उम्र 40 साल की होगी लगभग। चेहरा रोबदार पर शांत, मुझे कोनों से उठी हुई। वह सफेद यूनिफॉर्म में था। उसका सारा ध्यान सड़क पर था और वो खुद बिल्कुल चुप। एम्बुलेंस नई थी, सभी आधुनिक सुविधाओं से सज्जित, ऑक्सीजन, जरूरी दवाइयां। पीछे एक बूढ़ा दंपति था। औरत पैरालाइज थी, कुछ भी कर पाने में असमर्थ। आदमी औरत का हाथ पकड़कर बैठा हुआ, उसकी हथेली छूता सहलाता हुआ। दोनों की उम्र 80 के ऊपर होगी। उनके साथ कोई और नहीं था। एम्बुलेंस में कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। सफर लंबा था और चुप्पी धीरे धीरे असहज होने लगी थी। ड्राइवर ने ही चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, आप इन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले जा रहे हैं? चाहता तो यही था, पर अस्पताल वालों ने घर ले जाने की सलाह दी। पर घर से ही तो निकले हैं हम। ड्राइवर ने मन ही मन सोचा, पर कहा कुछ नहीं। वह यूं भी चिंतित था। एम्बुलेंस में कोई पैरामेडिक साथ नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने भर की जिम्मेदारी थी। पर जब वह मरीज को लेने घर पर पहुंचा तो हैरान रह गया था। घर में बस एक बुजुर्ग दंपति था। आदमी की उम्र अधिक थी, पर फिर भी उसमें एक मुस्तैदी थी। चेहरा शांत और एक थमी सी मुस्कुराहट। औरत पूरी तरह से पैरालाइज थी, आंखें बंद, सांसें एकदम धीमी। उसने एक बार हेडक्वार्टर में रिपोर्ट कर इस ट्रिप को खारिज करने की सोची, पर वह फोन निकाल कर बात करता उससे पहले ही आदमी की पुकार सुन उसे कमरे के भीतर जाना पड़ा। तेरा हाथ लगा दोगे? वैसे तो मैं अकेले इन्हें संभाल लेता हूँ, पर एम्बुलेंस पे नहीं चढ़ा पाऊंगा। ड्राइवर ने कमरे का निरीक्षण किया। सामान बेतरतीबी से फैला हुआ था। उसने देखा कि औरत को साफ नई नाइटी अभी भी पहनाई है। बालों में हाल ही में कंघी की है। चेहरे पर हल्का सा पाउडर, पैरों में मोजे। उसने औरत को व्हील चेयर पर बैठाने में मदद की। बचते बचाते सकरे दरवाजे से उन्होंने व्हील चेयर घर के बाहर निकाला। घर में कोई और नहीं है? ड्राइवर ने घर के भीतर झांकते हुए पूछा। तुम रैंप लगाओ, हम व्हील चेयर ही ऊपर चढ़ा देंगे, फिर स्ट्रेचर पर शिफ्ट कर देंगे। इनकी दवाइयाँ, कोई इंजेक्शन वगैरह, ग्लूकोज? ड्राइवर परेशान था। उसे डर था कि कहीं रास्ते में ही औरत गुजर न जाए। अरे नहीं, सुबह का हमारा नाश्ता हो चुका है। इसे मीठा ही पसंद है, बस केक या बिस्कुट दो तो मुंह खोलती है। ड्राइवर ने रैंप सेट किया। पहले आदमी एम्बुलेंस पर चढ़ा, फिर पीछे से धक्का देकर व्हील चेयर। एम्बुलेंस के भीतर पहुंचकर ड्राइवर ने बेल्ट खोले। औरत बेल्ट के खुलते ही लुढ़कने लगी। किसी तरह दोनों ने उसे संभाला और फिर मिलकर स्ट्रेचर पर लिटाया। आदमी संतुष्ट दिख रहा था। वह एम्बुलेंस से उतर घर से 2-3 तैयार रखे बैग उठा लाया। एक बैग से एक चादर निकालकर औरत के पैरों के ऊपर उड़ा दिया। सारे बैग एक कोने में संभाल कर रखे और फिर औरत का हाथ अपनी हथेली में लेकर बैठ गया। चल इंदु, घर चले। 3 घंटे का सफर तय करना था। लोकेशन दूर गांव का था। चुप्पी खल तो रही थी, पर शायद बातचीत और कष्टप्रद होती। इस बार आदमी ही बोला, तुम क्या यहीं आसपास रहते हो? हाँ, अच्छी जगह है, पर मुझे शहर पसंद नहीं। इंदु को तो जरा भी नहीं। जी, विशु है ना, अपने घर हो तो ही अच्छा लगता है। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। राजनीति में दिलचस्पी है तुम्हारी? जी नहीं। आदमी ने अपने चेहरे पर जबरन लाई मुस्कान बिठा दी। नजरें नीची कर औरत को देखने लगा। वह रुमाल से कभी औरत के मुंह के कोने साफ करता, कभी आंखों में तैर आए आंसू। खुद उसके भी पैर और कमर जकड़ रहे थे। बीच बीच में उसके चेहरे पर तकलीफ की रेखा खिंच जाती। रास्ता उबड़ खाबड़ था। बीच बीच में औरत की आंखें दर्द से फैल जाती।
तब आदमी अपनी मुट्ठी उसकी हथेली पर कस देता। बस इंदु, घर आया ही समझो। आदमी मन ही मन इसी रास्ते से होकर गुजरा पिछला सफर याद कर रहा था। वो और इंदु दोनों अपने बड़े बेटे शशधरन के पास हमेशा रहने के लिए निकले थे। उनका मन नहीं था, पर इंदु चाहती थी। विजयन, तुम यूं ही परेशान हो रहे हो, मुझसे ज्यादा खुश रहोगे तुम वहां। उन दिनों इंदु की तबीयत खराब रहने लगी थी। इलाज के लिए गांव से शहर बार बार चक्कर काटना आसान नहीं था। शुरू में सब तो ठीक ठाक था। बेटा, बहू, पोती, फिर जाने कैसे करवाहट से उपजने लगी। बच्चे हैं विजयन, तुम ही समझ लो ना। इंदु प्यार से समझाती। इंदु की कोई बात वह टाल नहीं सकता था। यह भी नहीं टाली। उसने सहा जब तक सहा जा सकता था, पर जब लगा कि इंदु की कोई इज्जत वहां नहीं रह गई है, वो सह नहीं सका। विजयन, विजयन, लगा जैसे इंदु ने ही पुकारा हो, पर नहीं, वह जैसे किसी और ही दुनिया में खो गई है। कभी कभी उसकी आंखों में विजयन के लिए पहचान उभरती, बाकी समय वह खुद में ही भटकती प्रतीत होती है, थकी, हारी और निराश। विजयन भी थक रहा था, इस सफर से भी और जीवन से भी। 3 घंटे का सफर पूरा कर पहुंचने पर जिस घर वे पहुंचे उस पर ताला लगा हुआ था। विजयन फुर्ती से नीचे उतरा और ताला खोल दिया। घर साफ था। स्ट्रेचर से दोनों ने औरत को व्हील चेयर पर बिठाया। एम्बुलेंस पर रैंप लगाकर नीचे उतार दिया। बिस्तर पर साफ चादर थी, औरत को उस पर लिटा दिया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, सही सलामत घर पहुंचा दिया। ड्राइवर ने घर का मुआयना किया। घर में किसी और के होने या रहने का कोई निशान नहीं दिख रहा था। वह फिर चिंतित हुआ। यहां और कोई नहीं रहता है क्या? उसने विजयन से पूछा। उसकी बात को अनसुना करते हुए विजयन ने पूछा, कितने पैसे हुए? चाय तो नहीं पिला सकूंगा, पानी ले आता हूं। 5500। पानी रहने दीजिए, मैं चलता हूं। उसके पीछे दरवाजा बंद कर विजयन इंदु के पास लौटा। थक गई इंदु, सफर में तकलीफ हुई। बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता था। अभी गर्म पानी से पोंछ दूंगा तो आराम आ जाएगा। विजयन इंदु के चेहरे से बाल हटाते हुए, माथा सहलाते हुए बोला। इंदु का कद 5 फुट का रहा होगा, जो सिकुड़कर और कम लग रहा था। शरीर में हड्डियां निकल आई थी, चेहरे पर झुर्रियां, बांह से मांस झूल रहा था। आंखों में हैरत थी, दर्द था, और वह अजनबी नजर से विजयन को घूर रही थी। एकटक, बिना हिले डुले, बिना कुछ बोले, बिना पल के झपकाए। घर आ गए इंदु हम, अपने घर। विजयन अपनी हथेलियों से औरत के हाथों को थामे हुए था। बैठा हुआ अब वह अचानक बहुत थका और बूढ़ा दिख रहा था। कमर हल्की झुकी हुई, आंखें थकी हुई और हाथों में हल्का सा कंपन। कुछ तो बोलो इंदु। विजयन की आवाज रुआंसी थी। उसकी निरीह आंखों में भयानक पीड़ा थी, जिसमें उसका देह ऐंठा हुआ था। शरीर ढीला पड़ा और विजयन किसी बच्चे की तरह फपक फपक कर रोने लगा। उसका पूरा शरीर उसके रुदन में दोहरा हुआ जा रहा था। कमरे में और कोई आवाज नहीं थी। औरत की आंखों में हल्की सी हरकत हुई और फिर दोनों आंखें आंसुओं में भीग गई। विजयन का ध्यान बीच रुदन ही औरत की ओर गया और उसने रोना छोड़ कमीज की बांह से तुरंत आंखें पोंछ डाली। नहीं इंदु, तुम नहीं रोना। अभी मैं हूं जिंदा ना। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। विजय ने औरत का सिर अपनी गोदी में समेट लिया। कल विशु है, सारे बंदोबस्त बाकी हैं। तुमको भी थोड़ा सहयोग करना होगा। पर पहले तुम्हें पोंछ दूं, फिर कुछ खा लेना, फिर आगे की सोचेंगे। हम दोनों ही हैं, कोई जल्दी नहीं है। कमरा बड़ा था। अलमारियों में कपड़े भरे पड़े थे। खिड़की पर लटके पर्दे हरे रंग के थे। उसके पीछे से छनकर आती धूप भली सी थी।
कमरे से लगा हुआ बाथरूम था और बाहर खुलती एक छोटी सी बालकनी। विजयन कमरे से बाहर हॉल में आया। दीवारों पर कई सारी तस्वीरें लगी हुई थीं, औरत और विजयन की जवानी की, उनके 3 बच्चों के साथ, कुछ साल पहले के भी, कई 1-2 साल के छोटे बच्चों के भी। इंदु हर तस्वीर में खिलखिलाती हुई सी थी। विजयन हॉल से किचन पहुंचा। किचन साफ था, बर्तन अरसे से अपनी जगह पर रखे हुए थे जैसे। किचन में रोशनी कम थी। विजयन ने बत्ती जलाई, चाय का बर्तन साफ किया, तभी घंटी बजी। बर्तन वहीं छोड़ विजयन दरवाजा खोलने पहुंचा। एक 55-60 साल की महिला थी। साड़ी थोड़ी ऊंची पहनी हुई, बालों को कसकर पीछे जूड़े में समेटा हुआ, सांवली देह, ऐसा जैसे पूरे शरीर पर तेल मला हो, चमड़ी पर हल्की झुर्रियां। घर ठीक है ना? बहुत गंदगी थी, धूल और फफूंद भी थी। 4 दिन लगे साफ करने में। पर आपने कहा था इंदु चेची को लेकर आना है तो सो कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारे पैसे अंबिका? अरे आराम से दे देना, सोचा चेची से मिलकर जाऊंगी। आज रहने दो, वो सो रही है। अच्छा, तो कल कितने बजे आऊं? नहीं, मैं फोन करूंगा तब आना। मदद की जरूरत होगी ना? आधा लीटर दूध का बोल दूं? मधु देता चला जाएगा। दूध किसे चाहिए, कोई जरूरत नहीं, विजय ने अंबिका को लगभग धकेलते हुए कहा। और खाना? विजय ने दरवाजा बंद किया। इंदु तो नहीं खाने वाली थी। बैग में बिस्कुट के पैकेट थे, एक प्लम केक भी। अभी तो काम चल जाएगा। चाय बनाकर विजय फिर लौटा औरत के पास। 2-3 बिस्कुट चाय में डुबोकर खाए। फिर किचन से बर्तन में गर्म पानी लाकर उसमें कपड़ा डुबोकर औरत को पोंछा। पहले चेहरा, गर्दन, बांह, हथेली, कक्षक, पेट, पीठ, पांव, तलवे। खुद से संतुष्ट औरत को देखा, फिर उसे सरकाकर उसके पास ही लेट गया। लेटते ही उसे नींद ने धर दबोचा। कमरा शांत था। कमरे में भारी सांसों की ध्वनि थी। बाहर किसी के रोने की आवाज से आंख खुली। मोबाइल देखा तो सुबह के 4 बज रहे। शायद बिल्ली की आवाज आ रही थी, बच्चों के रोने जैसी, जैसे पीड़ा में हो। खिड़की से बाहर झांका तो अंधेरा था। दरवाजा खोलकर वह घर के उत्तर पूर्वी कोने पर पहुंचा। वहां अमलतास के फूल गुच्छों में झूल रहे थे। 2-3 गुच्छों को तोड़ वह किचन में रखे छोटे मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर और कृष्ण की मूर्ति से धूल साफ कर एक बड़ी थाल सजाई। उसमें अमलतास के फूल, चोखा और दिया सजाया। स्नान कर इंदु के पास पहुंचा तो 6 बज रहे थे। इंदु सो रही थी। विजय ने उसे उठाकर व्हीलचेयर में किसी तरह बिठाया और बेल्ट लगाए। व्हीलचेयर ढकेल कर वह किचन पहुंचा। इंदु, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा कन्हैया कैसे मुस्कुरा रहा है। जेब से मोबाइल निकाल विजय ने गाना लगाया, कड़िकाड़ाम कृष्णा। इंदु ने जब आंख खोली तो आंखों के सामने बाल कृष्णन की मनमोहक मूर्ति थी। विजय ने अमलतास के फूल उसकी गोदी में रखे, एक गुच्छे से उसका चेहरा सहलाया, फिर उसका माथा छुआ। विश्व आशम कल इंदुमोल। व्हीलचेयर ढकेल कर वह हॉल में पहुंचा जहां तस्वीरें लगी थी। बच्चों को देखोगी ना? देखो शशि को, पहले जन्मदिन पर कृष्ण की तरह सजाया था तुमने, या उनकी शादी की तस्वीर, साथ में गोपी और संध्या या मोहन। कल बात हुई थी निकलने से पहले, पूछ रहा था ग्रीन कार्ड के लिए अर्जी डाल दें। या सांड्रा, उसकी ही क्लासमेट थी पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में, हम मिले थे, याद है तुम्हें? वहीं शादी कर ली है उसने। यह अपनी तुलसी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसका बस चलता तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती, पर ससुराल में उसकी कई उलझने हैं। देखो उसकी गुड़िया, तुम्हारे जैसी आंखें और नाक नक्श हैं उसके। पास होती तो जिद करके तुमसे विशु कई नीटम जरूर मांग लेती। इंदु की आंखें बंद होने लगी थी। विजयन भी थका था। उसने उसे बिस्तर के पास पहुंचाया और बिस्तर पर लिटा दिया। सुबह किसी का फोन नहीं आया था। वह जाने कितनी बार फोन देख चुका। 1-2 बार पुराने फोटो के एल्बम को भी उलट पुलट चुका था। कई बार
तस्वीरों पर ठहर जाता। घर की दीवारें, आंगन, पेड़ पौधे सब कितने अपने थे और फिर भी कितने अजनबी हो चले थे। करीब 11 बजे दरवाजे की घंटी बजी। विजयन जाने किस उम्मीद में दरवाजे की ओर लपका और अंबिका को दरवाजे पर देख हैरान और निराश हुआ। वह पायसम लाई थी, कुछ केले और थोड़ा दूध भी। भीतर जाकर उसने पर्स से पैसे निकालकर अंबिका को दिए। इसमें तुम्हारे पैसे भी हैं और विशु कई नीटम भी। उसकी आवाज में निराशा और बहुत थकान थी। चेची से मिल लूं? अंबिका ने आग्रह किया। नहीं अंबिका, वो सो रही है। विजयन कड़े शब्दों में उसे रोका। अंबिका समझ नहीं पा रही कि विजयन उसे मिलने क्यों नहीं दे रहा। विजयन फिर इंदु के पास लौटा। इंदु को होश नहीं था। वह उसे पायसम खिलाने की कोशिश कर चुका था। एक चम्मच मुश्किल से निकल पाई थी। घर में घर जैसा कुछ नहीं महसूस हो रहा था। यह घर उन दोनों ने बहुत मन से बनाया था। घर की हर चीज इंदु ने पसंद की थी। मंदिर के लिए खास संगमरमर के पत्थर लाए थे। कृष्ण की मूर्ति बहुत पुरानी थी, शायद 55 बरस। इंदु ने शादी के तुरंत बाद खरीदी थी, यह कहकर कि ऐसा कृष्ण रोज देखेगी तो उसकी गोदी में भी ऐसे नटखट बच्चे खेलेंगे। बच्चे जाने कहाँ थे। बेटे ने कोई खोज खबर लेने की कोशिश नहीं की थी। बेटी शायद अपने जीवन में व्यस्त हो। घर लौटने की जिद विजयन की थी। वह चाहता था कि इन अंतिम दिनों में इंदु अपने घर पर हो। विजयन ने अचानक महसूस किया कि वह थक चुका है। कितना अच्छा होता कि जीवन से किसी गाड़ी में सवार होकर निकल जाने का विकल्प होता। घर लौटे उन्हें 4 दिन हो गए थे। अंबिका फिर दरवाजे पर थी। विजयन ने झुझलाकर ही दरवाजा खोला था। तुम? इस बार वह कुछ सब्जियां और फल भी लाई थी। आपने कहा था ना कि 4 दिन में आ जाना। आपने लक्ष्मी चेची को नहीं बताया कि आप यहाँ हैं? मैंने आज बताया तो बहुत हैरान थी। किसी को नहीं मालूम आप यहाँ हैं। सब इंदु चेची के बारे में पूछ रहे थे। मैं क्या कहती? मैं तो मिली भी नहीं। मिल लूं? वो सो रही है, विजय ने जवाब दिया। पर अंबिका इंदु के पास बेडरूम पहुंच चुकी थी। इंदु को देखते ही अंबिका के मुंह से हल्की सी चीख निकली। इधर आओ ना जल्दी, चेची ठीक नहीं है। विजयन भी घबराकर कमरे में पहुंचा, फिर राहत की सांस लेते हुए बोला, क्यों चिल्ला रही हो? कहाँ न सो रही है? अंबिका इंदु को देखकर सहम गई थी। इनकी तबीयत ठीक नहीं, आप इन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले जाते? यह ठीक है, विजयन ने प्यार से अपना हाथ इंदु के माथे पर सहलाते हुए कहा। चीची ठीक नहीं है, इसका क्या मतलब है? ठीक तो वह भी नहीं था। जो घट रहा था ऐसी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा था कि उसे घर ले जाओ, क्योंकि जो वे कर सकते थे वह कर चुके थे। जिस घर में ले गए थे वहां उसका दम घुट रहा था। वह अपने घर लौट आया। क्या बुरा किया? इंदु से वह ज्यादा कुछ नहीं चाहता था, पर रात को अपनी सांसों के पास उसकी सांस का साथ, इतना ही। 55 साल से ज्यादा का साथ था उनका। अलग होकर कोई जीवन हो भी सकता है कि कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी। किचन में 4 दिन पुराने पायसम की बासी गंध थी। केले पककर महक रहे थे। शरीर में अजीब सी थकान थी। भूख और प्यास दोनों खत्म हो चुके थे। विजयन इंदु के पास वापस लौटा। इंदु ने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। अगर इस बीच इंदु आंखें नहीं खोलती तो विश्वास ही नहीं होता कि जीवित भी है। इंदु, इंदु। उसने इंदु को झकझोर कर जगाने की कोशिश की। इंदु आंखें खोल नहीं रही थी। विजयन हाथ उसकी नाक तक ले गया। सांस तो ले रही है शायद। विजयन ने बिस्कुट का एक टुकड़ा तोड़ा और इंदु के मुंह में डाला। खा ले। इस बीच उसे कब आंख लगी पता ही नहीं चला। उसने मुंड पहना था। इंदु कसू में दुल्हन लग रही थी। उसके बालों में मोगरे का गजरा महक रहा था। पास में शशि था, गोपी और संध्या थी। मोहन सांड्रा के साथ तुलसी भी थी। भजन सुनाई दे रहे थे। चंडा कोट की आवाजें भी, शायद हाथी भी। तेज दरवाजा पीटने की आवाज से विजयन की नींद खुली। वह बौखलाकर जगा। उसे वर्तमान में लौटने में जरा वक्त लगा। दरवाजे के पीटने की आवाज थम नहीं रही थी।
लोगों को अपने घर में भी चैन से नहीं जीने देंगे अब। बड़बड़ाते हुए विजयन उठा और लड़खड़ा कर वहीं बैठ गया। दरवाजा पीटने के साथ अब लोगों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। चाह कर भी विजयन उठ नहीं पा रहा था। तभी पिछवाड़े के दरवाजे की सिटकनी भीतर हाथ डालकर खोल अंबिका आती दिखी। उसने विजयन को संभाला, फिर आगे का दरवाजा खोला। विजयन, तुम यहाँ आए तो बताया क्यों नहीं? यह विजयन की बड़ी बहन थी। इंदु कहाँ है? अंबिका, चेची, विजयन बेहोश हो गए हैं। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं ठीक हूँ, झपकी आ गई थी। विजयन ने फिर उठने की कोशिश करते हुए कहा। दरवाजे की घंटी फिर बजी। आइए डॉक्टर, इधर इंदु को देखिए। डॉक्टर को क्यों बुलाया? इंदु को क्या होना है? विजयन सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ था। डॉक्टर इंदु की नब्ज देख रहे थे। उनके चेहरे पर साए गहराते जा रहे थे। इंदु का शरीर शिथिल पड़ा था। डॉक्टर ने टार्च से पुतलियों में रोशनी डाली। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्होंने लक्ष्मी की ओर देखकर कहा, इंदु नहीं रही। इन्हें गुजरे हुए कुछ समय हो चुका है। विजयन ने सुना, कहा कुछ नहीं। इंदु के पास जाकर उसका सर अपनी गोदी में ले लिया। वह कभी उसकी हथेली मलता, कभी चेहरे से बाल हटाता। तुम यहाँ हो, बताया क्यों नहीं विजयन? मैं आती ना। लक्ष्मी ने विजयन को पीछे से सहारा देते हुए कहा। विजयन कुछ सुन नहीं रहा था। बच्चों को संदेश भेजना होगा। विजयन अपनी ही किसी दुनिया में पहुंच गया था, जैसे आसपास की दुनिया से पूरा कटा हुआ। बेटा और बेटी आए, पोती और नाती भी। घर रिश्तेदारों और पुराने दोस्तों से भर गया। इंदु को घर से ले जाने से पहले उससे लिपट फूट फूट कर रोया। फिर जैसे उसकी आंखें पथरा गई। चिता पर मुखाग्नि दी, सारी रस्में निभाई। इस बीच किसी से कुछ नहीं कहा। शशि से बात हुई नहीं। मोहन ने एक बार ग्रीन कार्ड की बात कही। 13वीं के बाद बच्चे लौटने को हुए। लक्ष्मी बराबर उसे सब बातों से अवगत करती रही। अंबिका ने घर की सफाई का बीड़ा उठाया। फिर एक एक कर सब अपने अपने घर लौटने लगे। अंबिका को आने दो, रोज घर साफ रहेगा, कुछ बना भी देगी तुम्हारे लिए, लक्ष्मी विजयन से कह रही थी। नहीं दीदी, मैं ठीक हूं, मुझे क्या हुआ है, मैं कर लूंगा। इतने दिनों में पहली बार विजयन कुछ कह रहा था। तुझे तो पता है जीजा जी को लकवा मारा हुआ है और मैं और नहीं रह पाऊंगी। तू ध्यान रखेगा ना अपना? हाँ दीदी, तुम जाओ। अंबिका को देख विजयन ने कहा, तुम हिसाब करके बताना कितना हुआ, मैं परसों तक दे दूंगा। जब सब चले गए और घर पूरी तरह खाली हो गया तो दरवाजा बंद कर विजयन बेडरूम में पहुंचा। कमरा देखा। उसकी नजर इंदु की नाइटी तलाश रही थी जो आखिरी बार उसने बदली थी। नाइटी लॉन्ड्री बास्केट में नहीं थी, कमरे में भी नहीं। वह निराश हुआ। एक आखिरी बार वह इंदु को फिर महसूस करना चाहता था। तभी बाहर बालकनी से कुछ आवाजें सुनाई दी। दरवाजा खोला तो इंदु की नाइटी के ऊपर बिल्ली के दो बच्चे अपने पंजों को रगड़ रहे थे। विजयन हैरान था। बिल्लियों की मां कहीं भी नहीं थी। बच्चों ने विजयन को देखा एक बार और फिर से नाइटी की खींचतान में जुट गए। एक बार भी तो मन हुआ कि उनके नीचे से नाइटी खींच ले, पर उसे लगा रहने दे। शाम तक कई बार विजयन छिप छिप कर देखता रहा कि बिल्ली के बच्चों की मां लौटी कि नहीं। फिर आखिर सोने से पहले एक कटोरी में दूध भरकर बालकनी छोड़ आया। 2 दिन बाद दरवाजे की घंटी फिर बजी। अंबिका थी। विजयन हाल में ही था। उसने पैसे निकाल कर रखे हुए थे। पैसे देते हुए कहा, मधु को आधा लीटर दूध का कहती जाना, कल से दे जाएगा। अब
अनामिका हैरान थी। तभी उसकी नजर प्लास्टिक वॉल के पीछे दौड़ते हुए बिल्ली के दो बच्चों पर पड़ी।